नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के भूगोल का 15वां क्लास है और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10 के भूगोल को और जिसका अध्याय है 3 जल संसाधन। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हम देख रहे हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि धरातल का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन है 1/4, 2/4, 3/4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने पता है कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है जल से ढका हुआ है और 29% क्या है धरातल है। तो 71% का मतलब होता है आपका कि लगभग 3/4 भाग किससे है जल से घिरा हुआ है। तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला प्रश्न है कि धरातल पर उपलब्ध जल का अधिकतम भाग किस रूप में हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन है अलवणीय, ऑप्शन बी है लवणीय, ऑप्शन सी है अलवणीय और लवणीय दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो आपने पता है जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 3/4 भाग क्या है पृथ्वी पर जल से घिरा हुआ है और यह जल का अधिकतम भाग समुद्र में है और समुद्र का जल कैसा होता है लवणीय होता है। समुद्र का जल लवणीय होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है आंसर होता है आपका बी। अलवणीय जल का मतलब होता है आपका मीठा जल, ठीक है, जिसका उपयोग हम पानी पीने में और अपने विभिन्न दैनिक जीवन में करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि धरातल पर उपलब्ध जल का अधिकतम भाग किस रूप में हमें प्राप्त होता है, तो लवणीय रूप में प्राप्त होता है, यानी कि खारा जल के रूप में प्राप्त होता है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार साल 2025 में लगभग कितने करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। ऑप्शन है 20 करोड़ लोग या 25 करोड़ लोग या 30 करोड़ लोग या 15 करोड़ लोग। तो एनसीईआरटी ने अपने अध्याय 3 में ये चीज़ बताया है जल संसाधन में कि लगभग 20 करोड़ लोग क्या हैं आपके साल 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि जल कैसा संसाधन है, नवीकरणीय योग्य या अनवीकरणीय योग्य, या ऑप्शन सी कहता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों संसाधन है और ऑप्शन डी कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो आपका सही आंसर होता है ए कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है। तो ऑप्शन है अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में, यानी घरेलू उपयोग का मतलब कि हम जो अपने दैनिक काम करते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ये बताता है कि भारत में एक दिन में औसतन एक व्यक्ति 150 लीटर जल यूज करता है, ठीक है, 150 लीटर जल एक दिन में औसतन यूज करता है। तो इसे हम मतलब कि हमारा नहाना धोना खाना बनाना कपड़े धुलना ये सारी चीज़ें घरेलू उपयोग में आता है। दूसरा कह रहा है कि सिंचित कृषि में, तीसरा कह रहा है शुष्क कृषि में और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जल का जो सबसे अधिक उपयोग माना जाता है वो क्या होता है सिंचित कृषि में माना जाता है कि जो हम खेती करते हैं, ठीक है, और खेती में जो पानी की आवश्यकता होती है हम पानी खेतों को पानी से सींचते हैं उसमें सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। और इसमें भी जो जल का उपयोग होता है वह अलवणीय जल, अलवणीय जल यानी कि मीठे जल का हम प्रयोग करते हैं, न कि लवणीय जल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक उपयोग जो होगा वह सिंचित कृषि में होगा। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट पूरा दिया है कि एक और एक ब्लैंक है, जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष जो हमारे यहाँ वार्षिक वर्षा होती है हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। तो ये कह रहा है कि एक देश है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर जल का कोई अभाव नहीं है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि भारत के किसी न किसी देश में जल की उपलब्धता की कमी हमें देखने को मिलती है, सूखा पड़ता है। और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्ष के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यह मूल कारण होते हैं देश में जल अभाव के।
तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जल के मूल अभाव के कारण क्या है। तो जो हम जलों का उचित प्रबंध नहीं करते हैं और वर्षा का जल कहाँ पे चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो आगे कह रहा है कि उपरोक्त में से किस देश की तुलना भारत से की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सऊदी अरब, इजराइल, बांग्लादेश या नेपाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका होता है, आंसर होता है बी, इजराइल। कि इजराइल में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 114 सेंटीमीटर होता है। परंतु इजराइल में जल प्रबंधन के समुचित संसाधन है, जिसके कारण 25 सेंटीमीटर वर्षा होने के बाद भी इजराइल में जल के अभाव की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलता है। और भारत में जल का उचित प्रबंधन नहीं है, जिसके कारण 114 सेंटीमीटर वर्षा होने के बाद भी भारत में जल की कमी की चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ऑप्शन है 20%, 21%, 22% या 23%। तो भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो होता है वह जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि ईसा के 1 शताब्दी पहले श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के लिए जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। यह कहाँ पर स्थित है, यानी कि श्रृंगवेरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, दिल्ली, इलाहाबाद या लखनऊ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि श्रृंगवेरा जो है वह इलाहाबाद में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। प्रयागराज। तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ से जल को संरक्षित करने के लिए एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था ईसा के पहली शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी में अपनी समय के सबसे बड़े कृत्रिम झील का निर्माण कहाँ किया गया था। ऑप्शन है भोपाल, इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश या कोल्हापुर। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भोपाल में, भोपाल कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में अपनी तरह का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का निर्माण किया गया था। तो आंसर होता है आपका ये कोल्हापुर। आपको पता होना चाहिए कोल्हापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो इससे भी संबंधित आपका क्वेश्चन है, तो उसको हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। यह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ नहीं कि यह पूछ रहा है कि जो हौज खास इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली या दौलताबाद। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, कि जो हौज खास इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था वह दिल्ली में बनवाया गया था। आपने पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश जो था वह गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका दामाद था इल्तुतमिश। तो उसी के द्वारा जल को संग्रहित करने के लिए और संरक्षित करने के लिए उसने दिल्ली में हौज खास बनवाया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त ने करवाया था। यह किस राजवंश के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन है नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश। तो आपने पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उस समय जूनागढ़ जो पड़ता है वह गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ का जो चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक था जो था गुजरात में, उसका नाम था पुष्पगुप्त, और उसी के द्वारा, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था। तो पुष्पगुप्त ने करवाया था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और किस राजवंश का शासन था, तो आपका मौर्य वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन काल में हमें उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं, कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि ओडिशा के कलिंग में प्राप्त होता है, बिल्कुल ये सही है। आपका दूसरा कह रहा है कि नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी हमें उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के होने के सबूत मिलते हैं, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि वेल्लूर जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर भी हमें प्राचीन काल में सिंचाई तंत्र के होने के सबूत मिलते हैं, तो ये भी आपका सही ऑप्शन होता है। और डी कह रहा है कि कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से भी हमें उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के होने के सबूत मिलते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ई, कि सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि यह सतलज व्यास नदी के बेसिन पर बनाया गया है, तो बिल्कुल सही है कि भाखड़ा नांगल को सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बनाया गया है।
दूसरा कह रहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आता है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है कि भाखड़ा नांगल का मुख्य उद्देश्य था कि इससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा और साथ ही साथ खेतों को सिंचित किया जाएगा। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, आंसर इज आपका होता है सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि इसे महानदी बेसिन पर बनाया गया है, तो बिल्कुल सही है आपका कि हीराकुंड परियोजना जो है महानदी या हीराकुंड जो बांध है वह उसे महानदी पर बनाया गया है। दूसरा कह रहा है कि इसका उपयोग जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण दोनों में किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य है कि जो हीराकुंड परियोजना बनाया गया है उसका उद्देश्य था कि इससे जल को संरक्षण किया जाएगा और साथ ही साथ महानदी बेसिन के आसपास के क्षेत्रों में जो बाढ़ आते हैं उससे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त दोनों कथन आपके सत्य हैं। तो आंसर आपका होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। तो आपका आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमेलित है। पहला कह रहा है कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है डी कि सभी के सभी ऑप्शन सुमेलित हैं, क्योंकि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर का बंगाल का शोक कहा जाता है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन किसके हिस्से हैं। पहला कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। दूसरा कह रहा है कि वनों के संरक्षण थे। तीसरा कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन से। और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था, गुजरात राज्य में, और टिहरी बांध आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड राज्य में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो नर्मदा नदी पर और साथ ही साथ यहाँ पर भागीरथी नदी पर जो टिहरी बांध बनाया जा रहा था, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जा रही थी, इससे पर्यावरणीय संकट और साथ ही साथ लोगों के आवासों का विनाश हो रहा था, जिसके कारण ठीक है यह आंदोलन चलाया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है, आपका सी वाला आंसर सही होता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जो है वह बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्टेटमेंट दिया गया है कि यह बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में स्थित है और गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी के पहाड़ों के बीच बना जलाशय है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर रेणुका नदी पर यह बांध मतलब रेणुका नदी पर एक नदी घाटी परियोजना है। उपरोक्त कथन किसकी बात करता है। तो पहला कह रहा है रिहंद बांध की, दूसरा कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध की, तीसरा कह रहा है हीराकुंड बांध की और चौथा कह रहा है सलाल बांध की। तो सलाल बांध की अगर बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। हीराकुंड की अगर बात करें तो यह महानदी पर है। भाखड़ा नांगल की अगर बात करें तो यह सतलज और ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है वह किस पे है, किसके बारे में है, तो रिहंद बांध के बारे में कहा गया है। तो आपका आंसर होता है ए। और यहाँ पर रेणुका नदी, रिहंद नदी को रेणुका नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर रिहंद न देकर रेणुका नदी दे तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर होता है कि रिहंद या रेणुका नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है और रिहंद बांध जो है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और इस बांध को बेसिक तौर पर सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में स्थित किया गया है। तो ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट है वह रिहंद बांध के बारे में कह रहा है। अगला उसी प्रकार का स्टेटमेंट यह कह रहा है कि यह परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना का जिक्र है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया रिहंद बांध जो बनाया गया है, रिहंद नदी कह सकते हैं या रेणुका नदी कह सकते हैं, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। हीराकुंड अगर बांध की बात किया जाए तो यह छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और इसे महानदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में सतलज और ब्यास नदी पर बनाया गया है, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है।
तो यहाँ पर जो बात किया जा रहा है सरदार सरोवर बांध की बात किया जा रहा है कि यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है गुजरात में, और इससे 4 राज्य इसमें शामिल हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है इससे कुल कितने राज्य लाभान्वित होते हैं, तो 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान। तो आपका सही आंसर होता है ए कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वह सरदार सरोवर बांध के बारे में कहा जा रहा है जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताने से हुई। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा गोदावरी जो विवाद है वह किन किन राज्यों में है। तो 2 राज्य तो ऑलरेडी आपका दिया जा चुका है कि एक राज्य आपका है कर्नाटक और दूसरा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अब ये पूछा गया है कि कोयना जो जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में स्थित है। तो कोयना जल विद्युत परियोजना जो है कोयना नदी पर, ठीक है, कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। और अगर आपसे पूछ दे कि कृष्णा और गोदावरी का जो विवाद है किन किन राज्यों के मध्य है, तो कृष्णा और गोदावरी का विवाद जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच है, ठीक है। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए अंतर नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में बनाया गया था। तो इसके बारे में भी हम क्वेश्चन आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में है। और यह विवाद क्यों शुरू हुआ, क्योंकि कोयना नदी जो है वह कृष्णा और गोदावरी के संगम नदियों पर है जिसके कारण उसका जल रुक रहा था। और इस विवाद की आपत्ति सबसे पहले किसने दर्ज कराई, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने। और यह विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, कृष्णा और गोदावरी, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। और कोयना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब बनाया गया था। इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि जो राज्यों में नदियों के जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद को बनाया गया। और यह अधिनियम कब बनाया गया था, तो इस अधिनियम को बनाया गया था साल 1956 में। तो आपका सही आंसर होता है बी कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम को साल 1956 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र के लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि खेती में सिंचाई के लिए नदियों की धाराओं को बदलकर गुल और कुल जैसी शाखाएं बनाते हैं। तो यह कार्य किस क्षेत्रों में किया जाता है। तो पहला कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में, दूसरा कह रहा है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में, तीसरा कह रहा है कि अंडमान निकोबार में, और चौथा कह रहा है कि पश्चिमी घाट में। तो गुल और कुल जैसी नदी वाहिकाएं जो हैं वह पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल संरक्षण के लिए खादिन और जोहड़ जैसे उदाहरण किस राज्य में मिलते हैं। ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो खादिन और जोहड़ जैसे जो जल संरक्षण की विधियां हैं वह हमें राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। तो आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के लिए किस राज्य में भूमिगत टैंक अथवा टक्का बनाया जाता है। ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो जल संरक्षण के लिए जो भूमिगत टैंक अथवा जिसे हम टाका के नाम से जानते हैं वह राजस्थान राज्य में बनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। यह इस जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने का एक जल स्रोत बनता है। वर्षा जल को मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि इसके द्वारा जो प्राप्त वर्षा जल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो टाका में, ठीक है, जो वर्षा का जल एकत्रित होता है तो उसको सामान्य भाषा में हम वर्षा जल कहते हैं। लेकिन टाका कहाँ बनाया था, तो मैंने बताया कि राजस्थान में बनाया जाता है। राजस्थान में तो जो वर्षा जल प्राप्त होता है उसे राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सार्वभौम जल, प्राकृतिक जल, पलार पानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे पलार पानी के नाम से जाना जाता है। और इसे मतलब यह जल को मतलब सबसे इस जल को शुद्ध भी लोग मानते हैं। तो वहाँ पर टाका में जो जल इकट्ठा होता है, जो वर्षा जल होता है, उसे वर्षा जल के साथ साथ पलार पानी के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान में।
अगला कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है मेघालय के मानसीराम और चेरापूंजी में, दूसरा है लद्दाख में, तीसरा है लंदन में और चौथा है जर्मनी के रूर प्रदेश में। तो आप सभी ने पता है कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह मेघालय के मानसीराम और चेरापूंजी में होता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। और अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है तो लद्दाख में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है तो लद्दाख में। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। और जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वह खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, खनिज संपदा के लिए। ठीक है, खनिज संपदा के लिए जर्मनी का रूर प्रदेश जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है तो मेघालय के मानसीराम और चेरापूंजी में। और आपने पता है कि मेघालय भारत का पूर्वोत्तर का एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और आगे उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह राजस्थान की महत्वपूर्ण नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में बहती है। यह पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरिके के पास हरिके बैराज से शुरू होता है और राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं पर समाप्त होता है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। और बीकानेर व गंगानगर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने साल 1927 में एक नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था और उन्हीं के नाम पे इसे गंग नहर नाम दिया गया, जो कि आज गंगानगर में मौजूद है। इस नहर का पुनः उद्घाटन 31 मार्च साल 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया, जबकि 2 नवंबर साल 1984 को इसका नाम बदलकर नहर कर दिया गया। तो यह सारे स्टेटमेंट किसकी व्याख्या करते हैं, इंदिरा गांधी नहर की, सरदार सरोवर बांध की, रिहंद बांध की या हीराकुंड बांध की। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि सरदार सरोवर बांध जो है वह गुजरात में है। तो इस प्रकार से, क्योंकि यह स्टेटमेंट राजस्थान राज्य का है तो यह गुजरात में है। रिहंद बांध यूपी और एमपी में है और हीराकुंड जो है वह छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका एक। यह सारे के सारे स्टेटमेंट किसके बारे में कहे जा रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो आपने पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर का वर्तमान जो स्वरूप है, इसको उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो तत्कालीन गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। 1958 में इंदिरा गांधी नहर के उद्घाटन किया है। इसे प्राचीन में यानी कि अपने पहले समय में इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इसका अन्य नाम मरुगंगा भी आता है। इसे गंग नहर के नाम से भी जाना जाता है। और आपने पता है कि 31 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उन्हीं के सम्मान में राजस्थान नहर का नाम बदलकर 2 नवंबर साल 1984 को उन्हीं के सम्मान में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट इंदिरा गांधी नहर के बारे में हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो लगभग 200 वर्ष पुरानी विधि है। ऑप्शन है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में या मिजोरम में। तो यहाँ पे बांस द्वारा जो बने पाइप हैं उनके जल को एकत्रित करने की जो 200 साल पुरानी प्रथा है वह अपनाई जाती है मेघालय राज्य में। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि अपने छत पर वर्षा जल संग्रहण के लिए आप एक ढांचा बनवाएंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार का भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरल। तो आपका सही ऑप्शन होता है कि इस प्रकार का भारत का जो पहला राज्य है वह तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में सत्य है। ऑप्शन है आपका कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती हैं, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है, तो ये भी सही है कि भूमि निम्नीकरण कैसे होता है, क्योंकि जब बांधों से जल को छोड़ा जाता है तो
अनेक क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं और जिसके कारण भूमि का कटाव होता है और इसी चीज़ को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो आपका सही आंसर होता है डी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, और महाराष्ट्र राज्य में कोयना पर ही कोयना जल विद्युत परियोजना बनाया गया है और इस जल विद्युत परियोजना के कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई। तो इस प्रकार से ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद जो है वह 3 राज्यों के मध्य है, आपका वो राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर होता है आपका ए। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, और कोयना पे ठीक है महाराष्ट्र राज्य में कोयना जल विद्युत परियोजना बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र में है, और जिसके कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने आपत्ति जताई। और इसी प्रकार की आपत्ति को दूर करने के लिए मैंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम को बनाया गया था साल 1956 में। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा कि कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नदियों और उस पर निर्मित बांधों के संदर्भ में दी गई सूची को आपस में मिलाइए। तो सबसे पहले है आपके कावेरी। तो कावेरी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो यहाँ पे कावेरी नदी पर जो है वह मेट्टूर बांध को बनाया गया है। दूसरा कह रहा है कि सोन नदी पर, तो सोन नदी जो है रिहंद बांध जो है वह सोन नदी पर बनाया गया है, क्योंकि रिहंद नदी जो है वह सोन की सहायक नदी है। तो रिहंद बांध जो है वह सोन नदी पर बनाया गया है। तो बी का आपका हो जाएगा 4। और उसके बाद आपका है चंबल। चंबल नदी की अगर बात करें तो चंबल नदी जो है वह राणा प्रताप सागर पे बनाया गया है राजस्थान राज्य में। तो सी का हो जाएगा आपका 3। और उसके बाद है कृष्णा। तो कृष्णा जो नदी पर नागार्जुन सागर जो बांध बनाया गया वह कृष्णा नदी बनाया गया है। तो डी का हो जाएगा 2। तो ये आपका सही मैचअप होता है कि मेट्टूर बांध कावेरी नदी बनाया गया है, नागार्जुन सागर जो बांध है वह कृष्णा नदी बनाया गया है, राणा प्रताप सागर जो बांध है वह चंबल नदी बनाया गया है, और रिहंद बांध जो है वह सोन नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। गोदावरी नदी से, चिनाब नदी से, दामोदर नदी से या रावी नदी से। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है वह चिनाब नदी से है। तो आपका सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन यानी कि खडिन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं। ऑप्शन है राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो वर्षा जल संग्रहण के तरीके जिसको हम लोग खादिन या जोहड़ कहते हैं यह भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित है। तो सही आंसर होता है आपका ए। तो दोस्तों यह कक्षा 10 के जल संसाधन से संबंधित कुल 34 क्वेश्चन रहे और यह बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। इससे बाहर मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी हम चौथे अध्याय का क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और साथ ही साथ पॉलिटी के भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज को आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।